हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर आपको हम बात बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जिनसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अक्सर कर कट जाते हैं। वो भी यहाँ पर हम आपको बातें बताएंगे। तो आप सभी लोग इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और पेपर देने के दौरान इन बातों का फॉलो करेंगे। वो जो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में खंड का देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही होने चाहिए, क्योंकि आप लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में सभी के सभी एमसीक्यू सही कर लिए तो 100% आपका स्कोर बढ़िया ही होगा। तो आप लोगों को अपने आप से कोशिश करना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही होंगे, और आप लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अब बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यू दे रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि खड़ी बोली गद्य का विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था? तो वो आपका भारतेंदु युग था। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो आपकी जो परीक्षा गुरु है ये बच्चों आपकी उपन्यास विधा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपकी उपन्यास है? तो यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि कौन सी आपकी जो रचना है वो आपकी उपन्यास है। तो वो यहाँ पर आपकी गोदान है। कौन सी है? गोदान है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गोरा बादल कथा के लेखक कौन है? तो वो आपके जटमल हैं। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो पगडंडियों का जमाना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सूर सागर के वड विषय का आधार क्या है? तो वो आपका श्रीमद् भागवत है। क्या है? श्रीमद् भागवत है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है? तो वो यहाँ पर आपकी चंदबर दाई है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि यहाँ पर आपके घनानंद है। कौन है? घनानंद जी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भक्ति काल की कृति कौन सी है? तो भक्ति काल की कृति यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो आपकी पार्वती मंगल आपकी भक्ति काल की कृति है। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से गद्यांश पर आधारित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आपको कोशिश यही करना कि अगर आपने इसमें पाठ का नाम सही लिख लिया और आपने लेखक का नाम अगर सही लिख लिया, बच्चों 100% आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिक रूप से आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इतना सही लिख लिया तो 100% आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो बेसिक रूप से आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम ही बेसिक रूप से देखते हैं। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों, आपको कोशिश ये करना कि आपको शुरुआत के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हाफ ईयरली के, उनके सभी आपको लेखक हो चाहे कवि के, उनके आपको सारे चैप्टर्स नेम और सभी चैप्टर्स के लेखक या कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना करना करेंगे तो 100% आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथ साथ में इसका लेखक का नाम क्या है वो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है, और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो बच्चों, जहाँ पर आपको रेखा वहाँ पर दिख रही थी, तो यहाँ पर आपको रेखा दिख रही है, तो बच्चों करना क्या है, आपको उसी को अपने शब्दों में व्यक्त करके इसका भाव यहाँ पर लिख देना होता है। यही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यानुसार लेखक ने आज अपनी आंखों से क्या देखा था,
उसका भी आंसर बच्चों आपको गद्यांश में मिल जाएगा। बस आपके जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका गद्यांश के पार्ट का नाम और गद्यांश के लेखक का क्या नाम, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए। बाकी आप ये सभी लोग कर लेंगे, हर एक बच्चा कर लेता है, बस उसके अंदर थोड़ी सी मजबूती और धैर्य होना चाहिए। आपको कभी भी एग्ज़ाम में डरना नहीं है, ना ही अपने आप से ये भी कहना है कि हमें क्वेश्चंस नहीं आता है। खुद से बहादुर बनो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। कभी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर नहीं भी आता है तो भी आप टाइम अगर आपके पास बचता है तो आप लिख कर आना है। और साथ साथ में हिंदी के पेपर में आपको बात ध्यान रखनी है, स्पीड बनाकर ही लिखना है। अगर आप स्पीड बनाकर नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर एक काफ़ी ज़्यादा लेंथी आता है, तो कई बार बच्चों का पेपर छूट भी जाता है। तो कोशिश आपको यही करना है कि शुरुआत में आपको स्पीड बनाकर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बच्चों कह रहे हैं कि कोई भी पीड़ा किसी से किसी को पाए, इस वाक्यांश का भाव आपको स्पष्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा किस भावना को दर्शाया गया है। अथवा में बच्चों आपको गद्यांश दिया गया, यहाँ पर आपसे सेम वही क्वेश्चंस हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर्स आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। बस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। आपको सारे के सारे पाठ के नाम और लेखक के नाम अभी आपको तैयार कर लेना चाहिए, वरना फिर जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए अप्रोक्सीमेट में। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपसे पूछा गया है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। सबसे पहले बच्चों आप लोग मुझे इसका पाठ का नाम बताएंगे और मुझे लेखक का नाम आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। विरहणी उर्मिला को वसंत ऋतु और पुष्पों का रंग किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है वो यहाँ पर आपको बताना है। काम व्यतीत होने पर उर्मिला किससे क्या प्रार्थना करती है। उर्मिला चेतावनी के रूप में कामदेव से किसे देखने के लिए कह रही है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे अथवा में कह रहे हैं उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ की, इसका मतलब है कि पाठ का नाम लिखना है और साथ साथ में आपको लेखक का भी नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने किसे आह्वान किया वो यहाँ पर आपको बताना है। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय कैसे अलग करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक जीवन परिचय देना है। आपको 80 शब्दों में देने को कह रहे हैं। बच्चों कोशिश आपको ये करनी, लगभग बच्चों आपको यहाँ पर 2.5 से 3 पेज का यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। कोशिश आपको ये करना है कि आपको हेडिंग बनाकर लिखना है जीवन परिचय, बिना हेडिंग के जीवन परिचय नहीं लिखना है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोशिश आपको यही करना है कि अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे और साथ साथ में जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे उसकी कम से कम आपको 10 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, वो भी काले स्केच से लिखना है, ताकि जो कॉपी टीचर्स चेक कर रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज है। तो कोशिश आपको यही खुद से करना। अगर आप इतना अभी से करेंगे तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो आदतें आप अभी से फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। इसके बाद बच्चों आपको सेम यही कंडीशंस आपको किसी भी कवि का जब जीवन परिचय आप लिखेंगे तो आपको सेम यही कंडीशंस आपको वहाँ भी फॉलो करनी है। बच्चों आपको लगभग में 3 पेज का जीवन परिचय लिखना होगा, वो बच्चों आपको स्पीड बनाकर लिखना है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लाठी कहानी की जो भी आपकी कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अमरनाथ द्वारा रचित बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अथवा में कह रहे हैं कि अपने पठित
खंड काव्य के आधार पर घटनाओं का आपको सूक्ष्म में वर्णन करना है। जो भी आपका खंड काव्य, जो भी आप जिले से हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं खंडखा कह रहे हैं निम्नलिखित में से संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। बच्चों यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है। तो बच्चों आपको इसका पाठ का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर बच्चों आप इसको कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर जो भी बच्चों आपको आसान लगे वही बच्चों यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में इसका अनुवाद कर देना है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को इसका संदर्भ ही लिखना, मतलब कि पाठ का नाम बताना किस चैप्टर से ये लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी दो का अर्थ लिखते हुए यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना, एक पन दो काज, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों कई बार क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से निबंध पूछ लिया जाता है और कई बार आप लोगों को पद्यांश देकर इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आपको डिपेंड करता है। अगर बच्चों आपको निबंध पूछा जाएगा 100% यही चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में निबंध ही पूछा जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों आपको एग्जाम में निबंध आता है तो कोशिश आपको ये करनी है, निबंध आपको हेडिंग बना के लिखना। पहली बात तो ये याद रखेंगे। ठीक है। और कम से कम आपको 4 से 5 पेज का निबंध लिखना पड़ेगा, स्पीड बनाकर आपको लिखना है। ये बच्चों आप ऐसा तभी कर पाएंगे, आपको वो निबंध चूज करना है एग्जाम में जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना पा रहे हो, बिना सोचे समझे जिस पर आप ढेरों सारी हेडिंग बना पाओगे वही वाला आपको निबंध चूज करना है। क्योंकि जितनी आप हेडिंग बनाएंगे उतना जल्दी आपका पेज भर जाता है, ये आपने खुद से महसूस किया होगा। आप अगर आपकी बोर्ड जो भी कॉपी होगी उसमें अगर आपने 3 हेडिंग बना दी तो आपको बहुत कम से कम लिखना पड़ेगा, क्यों हेडिंग्स ऊपर भी 2 लाइन छोड़ देती है, नीचे भी 2 लाइन छोड़ती है। तो आपकी पूरी जल्दी से आपके 4 से 5 पेज भर जाएंगे और आपको पूरे 9 या 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश आपको यही करनी जो मैंने आपको बताया है। अगर इतना हो सके आप खुद से करेंगे तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आपको बातें कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो पर।